Assalamu alaikum dear student. I am Wazir Ali from Government Shohda APS Higher Secondary School Satellite Town Bahawalpur. Today we will discuss chapter number 14 current electricity class 10th physics. Our topic is Joule's law and its applications. First of all we will introduce about Joule's law, that what happens when we get electric current, what is the phenomena behind this. As we know, when water falls on turbines from a point of higher gravitational potential to a point of lower gravitational potential, we get electrical energy. As water runs the turbines due to gravitational potential energy, this gravitational potential energy causes the turbines to generate electricity. In the same way, when electric charges flow from a point of higher electric potential to a point of lower electric potential, these charges deliver energy. These charges will produce energy. This energy is we utilize as a current. This energy produce electric current. Suppose there are 2 points. Point A is at a point of higher potential, being a positive charge, and point B is at a point of lower potential. Then ultimately the electric charges will flow from a point A to the point B. In the same way that water flow from a point of higher gravitational potential energy to a point of lower gravitational potential energy. Similarly, charges also flow from a point of higher electric potential to a point of lower electric potential. If both points A and B are at the same potential, are at equal potential, then there will be no flow of electric charges from A to B. यानी अगर दो पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल का फ़र्क होगा, एक पॉइंट का पोटेंशियल हाई होगा और एक का लो होगा, तभी मुमकिन है कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो हायर पोटेंशियल से लोअर की तरफ फ्लो करेंगे और हमें करंट मिलेगा. अगर दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम हो जाए, दोनों पॉजिटिव पॉइंट हों, यानी इट मीन दोनों पॉइंट्स हायर पोटेंशियल की तरफ हैं, तो चार्जेस जो है वो एक पॉइंट से दूसरे की तरफ फ्लो नहीं करेंगे और करंट नहीं प्रोड्यूस करेंगे. सिमिलरली बोथ चार्जेस आर बोथ पॉइंट्स A and B are at lower potential, both being at negative potential, then electric charges will also not flow. तो फिर भी इलेक्ट्रिक चार्जेस जो है वो पॉइंट A से B की तरफ फ्लो नहीं करेंगे और हमें करंट प्रोड्यूस नहीं होगा. दैट इज़ द फिनोमिना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. अब हम इसमें जॉल्स लॉ में डिस्कस करेंगे कि ये जो चार्जेस के फ़्लो की वजह से हम इलेक्ट्रिसिटी हासिल करते हैं, ये किस तरह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम यूटिलाइज़ करते हैं, ये इलेक्ट्रिक करंट जो है वो दूसरी एनर्जी में, यूज़फुल एनर्जी में कन्वर्ट कैसे होता है. इस फिनोमिना को सबसे पहले जॉल्स ने जो है वो डिस्क्राइब किया था, तो इसको जॉल्स लॉ के तौर पर हम स्टडी करते हैं. तो जॉल्स लॉ की स्टेटमेंट है, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जनरेटेड इन आ रेजिस्टेंस ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्जेस इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ स्क्वायर ऑफ करंट. यानी जब चार्जेस एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में, किसी कंडक्टर में, किसी रजिस्टर में चार्जेस फ्लो करते हैं, तो वो हीट एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं. चार्जेस के फ्लो करने से हमें एनर्जी मिलती है. अगर चार्जेस फ्लो नहीं करेंगे तो हमें एनर्जी नहीं मिलेगी. पहली बात तो ये है कि जब चार्जेस फ्लो करेंगे तो वो हमें करंट प्रोड्यूस करेंगे, और वो करंट एनर्जी जो है वो कितनी होगी, प्रोडक्ट ऑफ स्क्वायर ऑफ करंट के बराबर होगी. यानी करंट का स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. जितना उसमें से करंट ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी या हीट एनर्जी प्रोड्यूस होने के चांसेस उतना
ज़्यादा, मतलब एम्पेयर्स में, हाई एम्पेयर 1 2 3 एम्पेयर्स में अगर करंट फ्लो कर रहा है किसी कंडक्टर में, किसी वायर में, तो उसमें हीट एनर्जी जो है वो स्क्वायर ऑफ द करंट मिलेगी हमें। जैसे मसलन एसी की तारें, 3 फेज मोटरें वगैरह जो होती हैं, उनमें जो करंट फ्लो करता है वो बहुत हाई करंट फ्लो करता है, तो इट मीन उनकी तारें जो हैं वो बहुत ज़्यादा गर्म होती हैं। पहले नंबर पे स्क्वायर ऑफ द करंट के हमें हीट एनर्जी मिलेगी। दूसरा ये है रेजिस्टेंस एंड द टाइम ड्यूरेशन टी, प्रोडक्ट ऑफ स्क्वायर ऑफ द करंट एंड रेजिस्टेंस। जितनी उस कंडक्टर की रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करने में जितनी रुकावट का सामना आएगा, उसमें आपस में इलेक्ट्रॉन में कुलियन होगी, तो उस सूरत में हीट एनर्जी ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। जिस कंडक्टर की रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, मसलन अगर हम कॉपर जो है ये एक आइडियल कंडक्टर है, उसकी रेजिस्टेंस हमारे एवरेज उसमें हम कंसीडर करते हैं, गुड कंडक्टर के तौर पर लेते हैं कॉपर को, उसकी रेजिस्टेंस मिनिमम होती है। अगर कॉपर वायर की बजाय हम आयरन वायर, स्टील वायर, कोई और मेटल जिसकी रेजिस्टेंस हाई है वो लगाना शुरू कर दें, हम सपोज कर लें कि आयरन है, सस्ता है, स्टील कॉपर के मुकाबले में बहुत सस्ता है आयरन, तो हम आयरन वायर अगर इस्तेमाल करेंगे तो उसमें क्या होगा, बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस होने की वजह से हीट एनर्जी बहुत प्रोड्यूस होगी और हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो हीट की शक्ल में वेस्ट होना शुरू हो जाएगी और कंडक्टर गर्म हो जाएगा, वायर्स जो है वो गर्म हो जाएंगी, उसकी इंसुलेशन पिघल जाएगी, शॉर्ट सर्किट होने का ख़तरा है, यानी एनर्जी बहुत सारी वेस्ट हो जाएगी हीट एनर्जी की फॉर्म में। जॉल्स लॉ के तहत उसमें रेजिस्टेंस के प्रोडक्ट और टाइम ड्यूरेशन, अगर हम जितने टाइम के लिए कोई कंडक्टर यूज़ करते हैं, कोई डिवाइस यूज़ करते हैं, उसमें से जो फ्लो ऑफ करंट है और जो उसकी रेजिस्टेंस है, उनका प्रोडक्ट और टाइम का प्रोडक्ट, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमें जो है हीट एनर्जी मिलेगी। ये सारे फैक्टर जो है, इसमें कौन कौन से फैक्टर हैं इसमें जो हमें हीट एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं? सबसे पहला क्या है, करंट। स्क्वायर ऑफ द करंट हमें हीट एनर्जी मिलेगी, मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा, ऐसा कंडक्टर इस्तेमाल करें जिसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा है, तो बहुत सारी हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी। और तीसरे नंबर पे क्या होगी, टाइम ड्यूरेशन। अगर हम किसी कंडक्टर को, किसी डिवाइस को ज़्यादा टाइम के लिए इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादा घंटों के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो उस कंडक्टर में हीट प्रोड्यूस होने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो इसलिए आप गर्मियों में जब एसी वगैरह इस्तेमाल करते हैं, चूँकि गर्मियों का जो टाइम ड्यूरेशन होता है डे का बहुत है, 12-14 घंटे का होता है, ऐसे ही है ना, मैक्सिमम टाइम ड्यूरेशन होता है। तो उस वक्त आप देखेंगे ये मोहल्लों में, गलियों में ट्रांसफार्मर फटने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ऐसे ही है ट्रांसफार्मर, वो इसी वजह से कि उस कंडक्टर में बहुत सारी करंट यूज़ हो रहा है और ज़्यादा टाइम के लिए यूज़ हो रहा है, और एसी वगैरह जो है जो ज़ाहिर है हाई करंट पे काम करते हैं, तो रेजिस्टेंस उनकी बहुत ज़्यादा होती है। इस वजह से उस कंडक्टर में बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से गर्मियों के मौसम में तारें जलती हैं, ट्रांसफार्मर वगैरह हमारे जलते हैं, और ये आए दिन ये मसला हमें दरपेश होता है। जो मैथमेटिकल फॉर्म है इसकी वो होगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम W से रिप्रेजेंट करते हैं, तो W विल बी इक्वल टू I स्क्वायर RT। तो ये अब हम जॉल्स लॉ की इक्वेशन जो है वो डिराइव करना जा रहे हैं कि W इक्वल टू I स्क्वायर RT हम कैसे डिराइव कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले जैसे हमने डिस्कस किया कि जब इलेक्ट्रिक चार्ज हाई पोटेंशियल से पॉइंट ऑफ हायर पोटेंशियल टू पॉइंट ऑफ लोअर पोटेंशियल मूव करते हैं, तो वो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। हाउ वी गेट इलेक्ट्रिक करंट? व्हेन चार्जेस फ्लो फ्रॉम पॉइंट ऑफ हायर पोटेंशियल टू अ पॉइंट ऑफ लोअर पोटेंशियल, चार्जेस प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट, वी विल गेट इलेक्ट्रिक करंट। सो if 1 coulomb of charge flow from a point A that is at higher potential to a point B which is at a lower potential, तो हायर पोटेंशियल को हमने पॉजिटिव चार्ज से रिप्रेजेंट किया हुआ है और लोअर पोटेंशियल को हमने
नेगेटिव चार्ज से रिप्रेजेंट किया हुआ है, नेगेटिव से साइन से रिप्रेजेंट किया हुआ है. सो इलेक्ट्रिक चार्ज विल फ्लो फ्रॉम ए टू बी and it will produce electric current. So 1 coulomb charge when flow from A to B, it will produce V joule of energy, because energy को हम measure करते हैं joule में. मैकेनिकल एनर्जी का यूनिट भी जाउल है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी का भी जाउल है. सो व्हेन 1 coulomb charge move from one point to another point, it will produce V joule of energy. पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल एनर्जी प्रोड्यूस होगी. मसलन अगर कोई चीज़ बहुत ऊंची पहाड़ी से गिर कर आए नीचे, तो उसमें बहुत सारी एनर्जी होगी, और एक थोड़ी सी 5-10 फुट की हाइट से कोई चीज़ नीचे आ रही है तो उसमें थोड़ी एनर्जी होगी. सो अगर जितना ही वो पोटेंशियल का चार्ज ज़्यादा होगा पॉइंट में, उतने ही पोटेंशियल के बराबर एनर्जी प्रोड्यूस होगी. सो दो पॉइंट्स के दरमियान अगर V पोटेंशियल डिफरेंस है, तो हमें एक चार्ज जो 1 कूलम फ्लो होगा एक पॉइंट से दूसरे की तरफ, तो हमें V जूल एनर्जी प्रोड्यूस होगी. एक कूलम चार्ज कितने जूल एनर्जी प्रोड्यूस करेगा? V जूल के बराबर. और अगर Q कूलम चार्जेस फ्लो करें 1 कूलम की बजाय, हम जर्नल एक लेटर वो सब्सक्राइब कर लेते हैं कि Q इज़ फॉर चार्जेस, सिंबल है चार्ज की. अगर Q कूलम चार्ज पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ मूव करें, तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो हमें प्रोड्यूस होगी वो कितनी होगी? QV. W फॉर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एंड वी विल गेट एनर्जी इक्वल टू QV. सो मैथमेटिकली व्हेन Q कूलम ऑफ चार्ज फ्लो फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, वी विल गेट W इक्वल टू QV. दैट विल बी इक्वेशन 1. ये इक्वेशन 1 तक बेटे आपको बात क्लियर है कि अगर एक Q कूलम चार्ज फ्लो करता है तो हमें कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलेगी? W इक्वल टू QV. नाउ एज वी नो, इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लो ऑफ चार्जेस पर यूनिट टाइम. यूनिट टाइम के अंदर जितने चार्जेस फ्लो होते हैं, दैट इज करंट थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया. किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया में से, कंडक्टर के क्रॉस सेक्शनल एरिया में से यूनिट टाइम के अंदर, एक सेकंड के अंदर जितने चार्जेस फ्लो हो रहे हो, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट. अब फ्लो ऑफ करंट इधर चार्जेस हो रहा है एक पॉइंट से दूसरे इसकी तरफ, और कितने टाइम में, एक सेकंड में कितने चार्जेस फ्लो होंगे, दैट इज करंट. सो मैथमेटिकली वी विल रिप्रेजेंट दिस एज I will be equal to Q divided by T. Now from this, if we get value of Q, T will be multiplied by I. So Q will be equal to IT. That is equation number 2. अब इक्वेशन नंबर 2 से चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज जो कि IT के इक्वल है, ये हम रिप्लेस करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में Q की जगह पे. इस इक्वेशन में हम पुट करेंगे W will be equal to IT multiplied by V. तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगी. अब इक्वेशन नंबर 3 में V जो पोटेंशियल है, ये ओहम्स लॉ से हम इसको डिफाइन करेंगे. ओहम्स लॉ के तहत जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है किसी कंडक्टर में, वो अपनी उसकी मिकदार के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करता है. Electric current produced in a conductor is directly proportional to the amount of potential. जितना पोटेंशियल हम इंक्रीज करेंगे उतना ही करंट हमें ज़्यादा मिलेगा, और अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ V will be equal to IR. तो इक्वेशन नंबर 4 से पोटेंशियल की वैल्यू जो है वो जो कि IR है, ये हम रिप्लेस करेंगे इक्वेशन नंबर 3 में V की जगह पे. इस इक्वेशन में हम पोटेंशियल की जगह पे IR जो है वो अगर रिप्लेस कर दें, तो W विल बी इक्वल टू IT मल्टीप्लाइड बाय IR. अब अगर इसको हम कंबाइन करें तो I और IR जब मल्टीप्लाई होगा तो I स्क्वायर RT. W is electrical energy, and this energy will be equal to square of the current multiplied by resistance multiplied by time.
तो ये सारे फैक्टर जो है आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो हमें बहुत सारी एनर्जी जो है वो मिलती है। और मोस्टली कंडक्टर में से रेजिस्टेंस की वजह से जो है वो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी ये हीट की फॉर्म में कन्वर्ट होती है। तो अब हम देखते हैं कि ये जॉल्स लॉ के तहत जो हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है ये डेली लाइफ में इसकी एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ पे हैं। तो इसमें सबसे पहले जो दिस एनर्जी कैन बी यूटिलाइज फॉर द फॉलोइंग यूजफुल पर्पसेस, मंदरजा झैल इसके मकासद हैं जो हम इस एनर्जी को यूज़ करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बल्ब जो हैं वो इस एनर्जी को लाइट एनर्जी और हीट एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। सेकंड वन क्या है, हीटर एंड आयरन, इस्त्री और हीटर में भी ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो रेजिस्टेंस की वजह से वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। और थर्ड जो है इलेक्ट्रिक फैंस, इलेक्ट्रिक फैंस के अंदर ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है ये मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। अब ये जो डिवाइसेस हैं वो उनमें ये उनकी कैपेसिटी या उनकी फंक्शंस होता है कि वो एनर्जी की एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर देती हैं। इलेक्ट्रिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी को नॉन इलेक्ट्रिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए हम मुख्तलिफ डिवाइसेस लगाते हैं और जिससे हम डेली लाइफ में यूज़फुल काम जो है वो मुफीद काम हासिल करते हैं। यूजली दिस एनर्जी अपेयर एज हीट इन द रेजिस्टेंस, ये जो एनर्जी है इलेक्ट्रिकल एनर्जी जब ये किसी रेजिस्टेंस में से पास होती है तो ये हीट प्रोड्यूस करती है। तो इसी हीट की वजह से हम देखते हैं कि गर्मियों के मौसम में जब बहुत ज़्यादा हम ये अप्लाइंसेस यूज़ करते हैं तो तारे वगैरह स्पार्क होने के, शॉर्ट सर्किट होने के, वायरिंग जलने के और तारें जलने के वाक़यात और ट्रांसफार्मर जलने के वाक़यात भी उस वक़्त ज़्यादा होंगे क्योंकि हम वो ज़्यादा टाइम के लिए जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं। अब इसमें रिकैप हम करेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमें कब प्रोड्यूस होती है। कोई स्टूडेंट ये बताना चाहेगा कि हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमें कैसे मिलती है, कैसे मिलती है? शाबाश, एनीवन। जी बेटे, दैट इज़ वेरी गुड, क्लैप्स। यानी हमें उस सूरत में सिर्फ इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलेगी जब चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो हायर पोटेंशियल से लोअर की तरफ मूव करेगा। और इस फिनोमिना को जब हम यूज़ करेंगे किसी प्रोसेस के ज़रिए से, सिस्टम के ज़रिए से, हम करंट जनरेट कर लेंगे। और इसके बाद कोई बच्चा ये बता सकता है कि जॉल्स लॉ जो है इसकी क्या मैथमेटिकल फॉर्म क्या है जॉल्स लॉ की? जस्ट इक्वेशन अगर कोई बता दे। W इक्वल टू आई स्क्वेयर आर टी, W इक्वल टू आई स्क्वेयर आर टी। W स्टैंड फॉर इलेक्ट्रिकल एनर्जी और ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मुख्तलिफ डिवाइसेस जो है वो अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करती हैं और ख़ासकर कंडक्टर या रजिस्टर्स में से जब ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी पास होती है तो मोस्टली ये हीट एनर्जी में भी कन्वर्ट होती है। ओके जी, थैंक यू वेरी मच।